Hello, namaskar to everyone. This is Dharmendra Naruka, and you are watching a very important session. Today, my dear student, we are going to discuss a complete unit that is number 6. Name है English in India. As you know very well, इससे लेकर 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और उसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चंस डिजाइनिंग का जो एरिया है या क्वेश्चन डिजाइनिंग की जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा है, उन तमाम चीज़ों की चर्चा आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 6, इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड फ्यूचर। ये 3 बेसिक पॉइंट हैं। तीनों बेसिक पॉइंटों को माइंड में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, शुरू करते हैं हम लोग। बात करें अगर हम इसकी हिस्ट्री की या इसके इंट्रोडक्शन की, तो शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इन इंडिया हैज अ हिस्ट्री ऑफ अबाउट 300 ईयर्स, यानी करीब 300 साल पहले, यानी ये 300 साल की पूरी हिस्ट्री है इसकी। भाई कितने की हिस्ट्री है? 300 साल की हिस्ट्री है इसकी। 300 साल पहले जो है ये एक तरीके से शुरू हो गई थी। It came along in existence in India with the arrival of British in the Indian coasts. English has a status of associate language, but in fact, it is the most important language of India. अब इंडिया के अंदर इसका अराइवल जो होता है वो ब्रिटिश रूल के, ब्रिटिश कंपनी जब कोस्टल एरियाज में आती हैं तो उसी से इसका जो है बिगिनिंग माना जाता है। अब ये ना केवल एसोसिएटेड लैंग्वेज है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज अब हमारे देश में जो है वो बन चुकी है, जैसा आप सभी लोग देखते भी हैं। After Hindi, it is the most commonly spoken language in India and probably the most read and written language in India. हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोले और लिखे जाने वाली भाषा जो जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, इम्पैक्टफुल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। English in India is used not only for communicative with the outside world but also for interstate और intrastate communication। यानी ना केवल ये कम्युनिकेशन के लिए है, ये एक लिंगुआ फ्रैंका की तरह काम करती है। दो स्टेट्स के बीच में, दो स्टेट्स को जोड़ने का जो है काम करती है, जिनका जो लिंगुअल एरिया होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। इन इंडिया, थॉमस बेबिंगटन Macaulay, T.B. Macaulay is fully credited with the official introduction of English education. So the question might be designed from here. ये ध्यान रखना कि टॉमस बेबिंगटन मैकाले को ऑफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया का पूरा की पूरा क्रेडिट जो है वो दिया जाता है। इट हैज ऑफन बीन रेफर्ड टू एज द ग्लोबल लैंग्वेज, और इंग्लिश को क्या भी कहा जाता है? ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ल्ड के हर एक हिस्से में बोली जाती है। अब एक क्वेश्चन और माय डियर यहाँ से डिजाइन हो सकता है, दैट इज कि ये जो टर्म है ना ग्लोबल लैंग्वेज, ये कहाँ से आई है? तो इसका जिक्र होता है डेविड क्रिस्टल की बुक इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, जो पब्लिश होती है 1997 में। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है। तो दो बातें हुई, एक तो टीबी मैकाले को क्रेडिट मिलता है इंग्लिश को ऑफिशियल रूप में लाने का, और इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, और इस नाम से इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज डेविड क्रिस्टल की एक बुक भी आती है। तो ये दो क्वेश्चंस यहाँ से डिजाइन हो सकते हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है। इट इज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द मॉडर्न एरा, और मॉडर्न एरा में ये क्या है? एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है ना? क्या है ये? कनेक्टिंग लैंग्वेज। ये तो अलग अलग भाषाई लोगों को जोड़ने का काम करती है और इंटरनेशनल एरिया पर करती है। बेंटिक मैकाले इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। The modern school system was brought to India, including the English language, originally by Lord Thomas बेबिंगटन मैकाले इन 1830s। अब जरा देखो, वैसे तो बेंटिक मैकाले जो हैं उन्होंने भारत में इसको इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन ऑफिशियल रूप से कोई लाया है तो वो टीबी कौन है? मैकाले हैं। पहले भी चर्चा हम कर चुके थे 1830 के अंदर, क्योंकि इनका साथ इनका एक मिनट करके एक आता है, वो 1835 में आता है। वो आगे जो है हम सेशन में देखेंगे।
अब देखो की पॉइंट्स की बात करें तो इसी की बात मैं आपसे कर रहा था, मैकालेज मिनट, ठीक है। अब जरा देखो, ऑन 2 फरवरी 1835 थॉमस बेबिंगटन मैकाले प्रेजेंटेड हिज मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कब आता है ये? 1835 में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसका आपको ध्यान रखना ही रखना है। उसका एम क्या था? टू इम्पार्ट इंग्लिश एजुकेशन टू इंडियन नेटिव्स, यानी इंडियन लोगों को इंग्लिश सिखाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। दिस इन टर्न वुड सर्व द ब्रिटिश इन कैरिंग आउट वेरियस जॉब्स इन ऑफिसेस। अब अंग्रेजों को जॉब्स क्रिएट जो करनी थी, उनमें ऐसे लोग चाहिए थे जिनको इंग्लिश आती हो, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला था। दिस मिनट बोले तो मैकालेज मिनट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर यूपीएससी हिस्ट्री, और यूपीएससी हिस्ट्री का भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, जो 1835 में आया मैकाले के द्वारा। अब एक टर्म और है बाबू इंग्लिश। अब बाबू इंग्लिश जो है ना, वो बंगाली वर्ड है, किसके लिए? जेंटलमैन के लिए। और इसको बंगाल में क्लर्क जो क्लास थी वो यूज करती थी ऑफिसेज में, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले। दिस गेव राइज टू द बाबू क्लास। अब जो लोग इस लैंग्वेज को बोलते थे, उनकी पूरी क्लास को बाबू क्लास कहा गया इन ब्रिटिश रूल्ड इंडिया। अब देखो, इसमें बाबू इंग्लिश जो है, ये इंग्लिश की एक डायलेक्ट है, जिसको पहली बार क्लर्क ऑफिस में यूज करते थे। ये तो वही बात हो गई ना, एक ही बात है, तो सिंपल तरीके से याद रखो। बटलर इंग्लिश क्या थी? इसको बियरर इंग्लिश भी कहा जाता था, इसे किचन इंग्लिश भी कहा जाता था। इंग्लिश डायलेक्ट थी ये भी, जो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर जो है इसका जन्म हुआ। अब बटलर इंग्लिश में क्या होता है कि चीजों को बहुत सिंपल कर दिया जाता है, जैसे आई डन स्लिप कह दिया किसकी जगह? आई हैव स्लेप्ट की जगह, है ना। तो ये 3 की टर्म है, एक तो मैकालेज मिनट, एक बाबू इंग्लिश और एक बटलर इंग्लिश। अब देखो, लॉर्ड मैकाले का एक कोटेशन है, बड़ा फेमस है, अ सिंगल सेफ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। यानी कि यूरोपियन लाइब्रेरी का केवल एक पार्ट उतना बड़ा है जितना इंडिया और अरेबियन देश है ना, उनका लिटरेचर है। यानी इतना एग्जॉस्टिव और इतना ब्रॉड लेवल पे था यूरोपियन लिटरेचर। The Britishers began building universities in India in 1857। अब जरा देखो, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटी बनाने का काम 1857 में कर दिया था, और 1857 तक, है ना, कौन कौन सी? बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, यहाँ 3 यूनिवर्सिटी जो थी ना, वो ओपन कर दी गई थी। तो ये कुछ मेजर पॉइंट थे। अब हम चलते हैं, देखो जब हम इंग्लिश स्टडीज को इंडिया के रेफरेंस में पढ़ते हैं, तो 3 बड़े इंसिडेंट जो एग्जाम में भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसमें देखो, एक की चर्चा तो मैंने अभी आपसे की थी, बाकी तीनों का बताता हूं मैं। ट्रिलियंस ऑन द एजुकेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया 1838 में, और मैकाले का जो मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन 1835 में, और राजा राम मोहन रॉय का लेटर किसको? लॉर्ड एमरेस्ट को 1813 में। तो ये 3 बड़े इंसिडेंट हैं, ये 3 हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हैं, जिससे हम ब्रिटिश इन इंडिया को पूरी तरीके से, जो माय डियर है, हम समझ सकते हैं। एक तो ट्रिलियन का ऑन द एजुकेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया 1835 में एक राजा राम मोहन राव का लेटर लिखना, और एक मैकाले का मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। ये 3 मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, तीनों की डेट्स यहाँ अवेलेबल है। तीनों में नाम किस किस का है? एक तो इसका है, एक मैकाले का है, और एक राजा राम मोहन रॉय का है। लेटर लिखा लॉर्ड एमरेस्ट को, इन्होंने लिखता है मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, और ये लिखते हैं ऑन द एजुकेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। सी ट्रेविलियन, अब इनका जो भी स्पीच है ऑन द एजुकेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, अब इसमें कौन कौन सी बातें थी वो मैं आपको जरा एक्सप्लेन जो है वो करता हूँ। देखो जरा, चार्ल्स ई ट्रेवेलियन सिमिलर टू हिज ब्रदर इन लॉ टीबी मैकाले। अब इनके जो ब्रदर इन लॉ हैं वो कौन है? टीबी मैकाले हैं।
was a firm believer that the native Indians should be given education in English, and therefore in his on the education of people of India he insisted on the English education which came up in 1838. He made a critic and condemnation of the religious of India and propagate that English education should be firmly implemented in India so that the Indians can be converted to lead a sensible life. इन लोगों को ऐसा लगता था कि बिना इंग्लिश के जीवन जो है ना वो कुछ बेहतर नहीं है. अगर इंडियन इंग्लिश सीख लेंगे तो दे कैन लिव अ बेटर लाइफ. ऐसा नहीं था. इन्होंने कहा था, हमको पढ़ना पड़ रहा है कि इन्होंने कहा कि इंडियंस को इंग्लिश आनी चाहिए ताकि वो उनकी जो लाइफ का बेटरमेंट है ना वो काफी हद तक अच्छा हो सके. और इसकी चर्चा ये करते हैं ऑन द एजुकेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया के अंदर. क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे. अब राजा राम मोहन रॉय का कंट्रीब्यूशन भी हम देख लेते हैं क्योंकि उन्होंने जो लेटर लिखा है उसकी बात भी हम इसमें कर लेंगे. राइट अ लेटर टू लॉर्ड एमरेस्ट 1813 टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. अब राजा राम मोहन रॉय ने ये रिकमेंडेशन की या ये इन्होंने कहा कि भारत में इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि लोग बहुत कुछ चीजों को समझ पाए. Some movements were started by Raja Ram Mohan Roy to introduce Western scientific education in India. इस चीज पर इन्होंने जोर दिया. राजा राम मोहन रॉय इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा. अब इनको क्या कहा जाता है? कुछ लोग मानते हैं फादर ऑफ इंडियन रेनेसा और कुछ लोग जो है नहीं मानते. खैर, अब इनको बेसिकली जो जाना जाता है ना वो जाना जाता है एफर्ट्स टू एबॉलिश द प्रैक्टिसेस ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिज. यानी बाल विवाह और सती प्रथा को रोकने का जो श्रेय जाता है वो राजा राम मोहन रॉय को जाता है. और एक इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इंडियन सोसाइटी में भी काफी कुछ जो योगदान कंट्रीब्यूशन जो है वो आपको देखने को मिलता है. He is considered to be the father of Bengal Renaissance भी कहा जाता है. राजा राम मोहन रॉय इज ऑफन रेफर टू एज द अर्लियर वर्जन ऑफ मैकाले. यानी मैकाले का तो 1835 में आया और उनके जो इनके ब्रदर इन लॉ जो हैं जो ट्रेविलियन, इनका 1838 में आया. लेकिन इन सब में जिसका सबसे पहले आया वो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय थे. आर्थर Mayhew in his book The Education of India calls Raja Ram Mohan Roy earlier version of Macaulay. और ये earlier version किसने कहा है? आर्थर मेहे ने कहा है. तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि who referred him as the earlier version of Macaulay. तो पॉइंट है, याद रख लेना, काम आएगा आप लोगों के. मेजर पॉइंट बन रहा है यहाँ से. चलो बढ़े आगे. देखो जरा लॉर्ड मैकाले, हिज रोल एंड कॉन्ट्रीब्यूशन. देखो क्या क्या रहा. मैकाले जो हैं वो इंडिया में 1834 में आए. उन्हें प्रेसिडेंट लगाया गया जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का. लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना, फॉर्मर गवर्नर थे, जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया. अब देखो जरा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मैकाले और चार्ल्स ग्रांट ये इंग्लिश एजुकेशन के फेवर में थे. इसीलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसके जो मिनट ऑन इंग्लिश एजुकेशन इन जो इंडिया था ना इसका, उसको इन्हीं ने ही क्या किया था? अप्रूव किया था. इसका जो मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन है ना वो उसको इसने इम्प्रूव किया था. टीबी मैकाले's recommendation which are known as his minutes got the approval of Lord Bentinck. तो इससे अप्रूवल मिल गई थी. मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया इसे कहा जाता है मैकाले's मिनट गिवन इन 1835. अब चाहे तो इसको मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश एजुकेशन बोल दो, चाहे इसको मैकाले's मिनट्स बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है. यानी दोनों बातें एक ही है. मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया या मैकाले's मिनट गिवन इन 1835, दोनों सेम ही है, एक ही नाम है. वो अलग अलग तरीके से लिखा गया, तो ये भी एक पॉइंट बन सकता है, ध्यान रखना. अब मैकाले की एक थियरी होती है फिल्ट्रेशन थियरी. मैकाले डेवलप्ड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी है ना. Downward filtration theory means education was provided to a small portion of the people and through them education was conveyed to the masses. The aim of the theory was to educate the classes and asking them to educate the masses. अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कुछ एक स्मॉल पोर्शन को एजुकेट करने का एक प्लान बनाया और वो सभी लोग क्या करेंगे, जो मासेज है, जो एक नंबर ऑफ पीपल है, उनको फिर क्या करेंगे,
इंग्लिश जो है सिखाएंगे। पहले हम एक स्मॉल ग्रुप को सिखाते हैं और वो स्मॉल ग्रुप जो है एक बड़े ग्रुप को जो है वो कवर कर लेगा। अब इसमें हम नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं वो वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो जो मैं एक एक पॉइंट पढ़ाता जा रहा हूँ वो सारी चीजें ध्यान रखनी है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे मैंने आपको देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो मैकाले का मिनट के बारे में बात की, फिर हमने बाबू इंग्लिश की बात की, फिर हम बटलर इंग्लिश की बात की, फिर हमने वो राजा राम मोहन रॉय का जो लेटर है वो देखा, ट्रिविलियन का स्पीच देखा, मैकाले का जो मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन है उसके बारे में भी देखा, और उसके बाद लॉर्ड बेंटिंग की भी चर्चा हमने कर ली थी, और फिल्ट्रेशन थियरी की बात भी हमने कर ली। अब हम बात कर रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। हेस्टिंग जो थे वो गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम इन कलकत्ता 1772 में आए। लॉर्ड मैकाले प्रेज्ड हेस्टिंग बाय सेइंग, अब लॉर्ड मैकाले इनकी तारीफ करते हैं कहते हुए कि द ओनली क्वार्टर in which the British lost nothing was the quarter in which he interested her interests had been committed to the case of Hastings। तो हेस्टिंग्स की काफी इन्होंने बड़ाई की थी। हेस्टिंग वॉज इन फेवर ऑफ प्रमोटिंग इंडियन लिटरेचर और नेटिव लर्निंग, इन दोनों को प्रमोट करने के फेवर में थे। अब इन्होंने क्या है कैलकाटा मद्रासा को 1781 में और बनारस संस्कृत कॉलेज को 1791 में, है ना, क्या किया, फाउंड किया, प्रमोटिंग ओरिएंट लर्निंग, है ना। तो वहां पर जो आप नेटिव लर्निंग है उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने कैलकाटा, मद्रास और बनारस यहाँ तीनों में कॉलेजेस ओपन किए। इसने भागवत गीता और महाभारत को भी क्या कर दिया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अब चार्ल्स ग्रांट की हम बात करते हैं। ये फर्स्ट मैन है जो इंग्लिश एजुकेशन की बात करते हैं इंडिया में, और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। ये पॉइंट ध्यान रखना, क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया इनको कहा जाता है। चार्ल्स ग्रांट कमीशन क्या था, देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट नीडेड लिटरेचर, नेचुरल साइंसेज एक्सेट्रा। देखो इंग्लिश का इंट्रोडक्शन जो था ना वो इंस्ट्रक्शन का मीडियम था वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन में, जिसके लिए लिटरेचर और नेचुरल साइंस की जरूरत थी। एडॉप्शन ऑफ इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंपनी एंड द गवर्नमेंट, और इस कमीशन के माध्यम से इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो घोषित किया गया। तो यहां मान सकते इंग्लिश को कब या किसके माध्यम से जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है, तो वो है चार्ल्स ग्रांट कमीशन। इसके बाद विलियम विल्बर फोर्सेज रेजोल्यूशन 1793 का है। अकॉर्डिंग टू दिस रेजोल्यूशन इट वाज द peculiar and bounded duty of the British legislature to promote by all means the interest and happiness of the inhabitants of India, measure to be adopted which may gradually lead to the advancement of knowledge and their religious and moral improvement। अब इस रेजुलेशन के माध्यम से, ये थोड़ा अजीब था और ब्रिटिश लेजिस्लेचर की ड्यूटी से बाध्य था कि वो जैसे तैसे करके इंटरेस्ट और हैप्पीनेस दोनों को बढ़ावा दे इंडिया के रहने वाले लोगों की, तो इसके लिए इस रेजुलेशन को लाया गया। इसके बाद चार्ल्स एक्ट की बात हम कर लेते हैं 1813 का जो है। द एक्ट प्रमोटेड साइंटिफिक एजुकेशन इन इंडिया, अब इससे किसको बढ़ावा मिलता है, साइंटिफिक एजुकेशन को बढ़ावा मिलता है। इट ग्रांटेड 1 लाख रुपीज, अब इसके अंदर कितने रुपए दिए जाते हैं, 1 लाख रुपए दिए जाते हैं हर साल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टू प्रमोट इंडियन एजुकेशन, यानी इंडियन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपए दिए जाते थे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। ये लिटरेचर को इंप्रूव और रिवाइव करता। इट अलाउड द मिशनरीज टू एंटर इंडिया। अब यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि कौन से एक्ट के माध्यम से मिशनरीज जो है उनको परमिशन मिल जाती है इंडिया में काम करने की। लार्ज नंबर्स एंड एस्टेब्लिश्ड मॉडर्न इंग्लिश स्कूल्स, और ये खूब सारे अपने स्कूल्स जो हैं इस एक्ट के माध्यम से जो है ये खोल पाते हैं। वुड्स के डिस्पैच की बात हम कर रहे थे, डिस्पैच की बात हम कर रहे थे, उसी को बढ़ाते हैं, देखो आगे, है ना। चलो देखिएगा, इट इज नॉन एज द मैग्ना कार्टा। अब देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई, है ना, यहां से क्वेश्चन आपका बनने वाला है, क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश कहा जाता है, ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ये क्या है, वुड्स डिस्पैच, और ये कब आया, 1854 में।
This was the first act that focused on women's education in India. और इसने किस चीज को बढ़ावा दिया? Women's एजुकेशन को बढ़ावा दिया वुड्स डेस्पैच ने। अब इसके रिकमेंडेशन क्या क्या थे? एक तो जो डायलेक्ट्स और वर्नाकुलर्स थे ना, इंग्लिश और वर्नाकुलर्स को बढ़ावा दिया गया। टीचर्स की ट्रेनिंग पर, ताकि अच्छा पढ़ा पाए। मुस्लिम एजुकेशन को, वोकेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज को बढ़ावा दिया गया। ग्रांट्स इन एड का इंट्रोडक्शन किया गया। यूरोपियन नॉलेज को आगे बढ़ाया गया और ग्रेडेड स्कूल्स को एस्टेब्लिश किया गया, यानी किया जाए। तो ये जो इसकी कुछ रिकमेंडेशन है ना, इंग्लिश एंड द वर्नाकुलर्स, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, मुस्लिम एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रांट्स इन एड और एक्सटेंडिंग यूरोपियन नॉलेज और एस्टेब्लिश्ड ऑफ ग्रेडेड स्कूल्स, ये तमाम रिकमेंडेशन आपको ध्यान रखने हैं। मेजर क्वेश्चन तो यही बनेगा कि इसका एक तो नाम क्या है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, और दूसरा पहली बार महिलाओं की एजुकेशन पर जिसके माध्यम से फोकस किया गया, दैट वाज वुड्स डेस्पैच 1854। इसके बाद देखिएगा द इंडियन एजुकेशन कमीशन, और इसका दूसरा नाम क्या है? द हंटर कमीशन। अब क्वेश्चन जो बनेगा ना, वो हंटर कमीशन से ज्यादा बन सकता है। किससे बनेगा? हंटर कमीशन से बनेगा, जो कब आता है? 1882 में। अब जरा देखो आप, लॉर्ड रिपन जो हैं अपॉइंटेड दिस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विलियम हंटर, यानी विलियम हंटर के अंडर गाइडेंस में इस कमीशन को शुरू किया गया। विलियम हंटर के अंडर गाइडेंस में इस कमीशन को शुरू किया गया। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्पार्टिंग प्राइमरी एजुकेशन वॉज डेलीगेटेड टू लोकल बॉडीज, यानी प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देने का काम भी इसमें किया गया। जिम्मेदारी दी गई किसको? लोकल बॉडीज को। द कमीशन लुक्ड आफ्टर द करिकुलम, है ना, एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब ये कमीशन जो है ना, वो देखभाल करेगा करिकुलम और टीचिंग किस प्रकार की होनी चाहिए। इट ऑल्सो इंक्लूडेड एरिया सच एज टीचर्स ट्रेनिंग, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। सो हंटर कमीशन जो है, एक तो विलियम हंटर के अंडर गाइडेंस था, 1882 में आया। इसको कहते हैं द इंडियन एजुकेशन कमीशन। इसमें प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी लोकल बॉडीज को दी गई। करिकुलम और मेथड ऑफ टीचिंग का भी इसने ध्यान रखा, और इसमें टीचर्स ट्रेनिंग, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे जो डिपार्टमेंट थे, वो इस कमीशन ने अपने खुद के पास रखे। द मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द प्राइमरी लेवल, और इसमें कहा गया कि प्राइमरी लेवल तक मदर टंग जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा। इट रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडल गवर्नमेंट हाई स्कूल्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट, और मॉडल गवर्नमेंट हाई स्कूल हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसके माध्यम से खोले जाएंगे। एट द सेकेंडरी स्टेज 2 टाइप्स ऑफ कोर्सेज, यानी इससे 2 तरीके के कोर्सेज जो है वो रिकमेंड किए गए। ए टाइप कोर्सेज तो था टू बी परस्यूड अप द यूनिवर्सिटी लेवल, है ना, और बी जो था वो था प्रोवाइडिंग वोकेशनल एजुकेशन, यानी इसमें तो कॉलेज लेवल की पढ़ाई और इसमें प्रोफेशनल जो स्किल बेस्ड थे। तो 2 प्रकार के जो स्टेज थे वो इसमें रखे गए। फॉर प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग द नंबर ऑफ स्कूल्स शुड बी इंक्रीज्ड। एम्फेसिस वाज लेड ऑन द इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी इंडियन जो चीजें हैं उनको बढ़ावा देना। एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स वाज गिवन इंकरेजमेंट एंड अटेंशन वाज पेड टुवर्ड्स ग्रांटिंग प्रॉपर फैसिलिटीज टू देम। तो ये आपका हो गया हंटर कमीशन, और इसकी सारी रिकमेंडेशंस मैंने आपको बता दी। और अब हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ? इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन, और ये कब आता है? 1902 में। इसका फॉर्मुलेशन होता है प्रॉब्लम्स रेंजिंग फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए। रिकमेंडेशन में क्या क्या बात है? इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज किया गया, सिस्टमेटिक सुपरविजन किया गया एफिलिएटेड कॉलेजेस का, इम्पोजिशन फॉर मोर वेल डिफाइंड कंडीशंस ऑफ एफिलिएशन, इनमें भी सुधार किया गया, सब्सटेंशियल चेंजेज इन करिकुलम, है ना, एंड द मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन, इन दोनों में भी चेंज किया है। करिकुलम और मेथड ऑफ एग्जामिनेशन था, इसमें भी बहुत कुछ बदलाव जो है इसके माध्यम से किए जाने थे। इसके बाद आता है इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 का। इंग्लिश शुड नॉट बी टॉट एज अ लैंग्वेज until the learner has received a thorough grounding in his her language, यानी इंग्लिश जो है उसको लैंग्वेज के रूप में जब तक नहीं सिखाया जा सकता जब तक को उसको बेसिक नॉलेज नहीं हो अपने
इर्द गिर्द का। इंग्लिश शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं बनाया जाए प्रीमेच्योरली। It could be introduced as a medium of instruction only when the learner was able to understand what is being taught in English। यानी जब तक बच्चा समझने नहीं लग जाए तब तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश नहीं होगा। इंग्लिश शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बिफोर द एज ऑफ 13। और इसमें यह भी कहा गया था कि 13 साल से पहले इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं बनाया जाएगा। इसके बाद जो आता है वो आता है गोखलेज बिल, और ये 1913 के अंदर आता है। इसको कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन 1913, और इसका जो दूसरा नाम है ना द गोखलेज बिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Suitable textbooks were not available in the Indian language. There was no technical vocabulary in subject like science, mathematics in the vernaculars। यानी कि जो लोकल डायलेक्ट थी उनका ट्रांसलेशन जो था ना वो इंग्लिश में अवेलेबल था ही नहीं, वोकेबलरी इस तरीके की थी नहीं, तो ये बड़ा मुश्किल था। तो सूटेबल टेक्स्ट बुक लानी पड़ेंगी अब अगर सिखाना है तो। There were no suitable teachers for teaching technical subject and vernacular languages. There was no demand for vernacular education. There was not enough money. It would be expensive to introduce the Indian language as the medium of instruction. Exposure to English would be reduced. The resolution wanted to promote English education। और इसका मेजर जो टास्क था वो यही था कि इंग्लिश एजुकेशन को किस तरीके से प्रमोट किया जाए। अब ये ध्यान रखना गोखलेज बिल जो है कब आया है 1913 में। ये आर्ग्यूमेंट जो है इसमें दिए गए। अब इसमें कुछ एक चीजें और हैं, जैसे सेडलर कमीशन भी इंपॉर्टेंट है ना, इसको कैलकाटा कमीशन भी कहते हैं और सेडलर कमीशन भी कहते हैं। 1917 से 1919 तक ये चला। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड कमीशन टू स्टडी एंड रिपोर्ट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंडर में था और डॉक्टर M.E. सेडलर जो है वो इसके चेयरमैन नियुक्त किए गए। रिकमेंडेशन क्या क्या करते हैं देखो, ये सेपरेशन ऑफ हाई स्कूल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी कि स्कूल और कॉलेज की जो पढ़ाई है ना उसको अलग अलग कर दिया जाए। यूनिवर्सिटी टीचर्स का सिलेक्शन किया जाए, क्योंकि अगर पढ़ाई अलग होगी तो सिलेक्शन भी जरूरी है। एट द हाई स्कूल एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स शुड बी परमिटेड टू आंसर ईदर इन वर्नाकुलर और इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी दोनों में होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। यानी मैथमेटिक्स और इंग्लिश इन दोनों को तो जैसा है वैसा ही किया जाएगा, बाकी में वो अपने वर्नाकुलर्स में भी आंसर कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द इंटरमीडिएट कॉलेजेस एंड इन द यूनिवर्सिटी शैल बी इंग्लिश, है ना। इंटरमीडिएट कॉलेजेस का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो इंग्लिश होगा, और वर्नाकुलर और क्लासिकल लैंग्वेज की बात होगी तो फिर इंग्लिश को वहाँ हटा लिया जाएगा। फोनेटिक्स मेथड एम्प्लॉय किए जाएंगे टीचिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश में, और वाइस वर्सा है ये, वाइस वर्सा टेस्ट in English both at the intermediate colleges and at the university examination in that subject. Setting up of Central Advisory Board of Education, तो ये आप ध्यान रखना, ये सैडलर कमीशन की ही देन है। जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है ना ये इसी के माध्यम से हुआ। अब देखो मेजर मैं वापस रिपीट कर दूंगा लास्ट में। अब है हर्टोग कमीशन, तो ये 1828 से 29 है। दिस वाज फॉर्मुलेटेड टू सर्वे द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन ग्रोथ को सर्वे करने के लिए किया गया, और इसका जो मेन अटेंशन था टू मास एजुकेशन देन सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। एक तो मास एजुकेशन बजाय किसके, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के। दिस वाज मेड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग एक्ट्स एंड रिकमेंडेशंस, और जो चीज़ें पहले से सिफारिश मतलब एग्जिस्टिंग एक्ट्स थे और रिकमेंडेशन थी उनको इंस्पेक्ट करने के लिए किया गया। अब इसकी रिकमेंडेशन क्या थी कि एक तो हायर एजुकेशन के लिए रिकमेंडेशन थी, एक प्राइमरी एजुकेशन और एक सेकेंडरी एजुकेशन। इन तीनों में जो चीज़ें बदलाव करनी थी वो हर्टोग जो कमीशन है उसके माध्यम से है। तो ये कब आया है आपका 1928 में। अब देखो अबाउट वुड कमेटी की बात करते हैं। देखो द मदर टंग शुड एज फार एज पॉसिबल बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्रू आउट द हाई स्कूल स्टेज। हाई स्कूल में तो मदर टंग ही इंस्ट्रक्शन का माध्यम होगा, मतलब मीडियम होगा।
English should be compulsory language for all pupil at this stage, with language teaching made more relatable and realistic. Vocational education should be organized according to the needs of various vocational areas. Vocational education should be considered at par with literary and science education. Its standard should be raised. There should be two types of schools for vocational education, है ना? कौन कौन से वो समझ लो यहाँ. पहला तो जो था वो था शुड बी द जूनियर वोकेशनल स्कूल, है ना? और उसके बाद एंड द सेकंड सीनियर वोकेशनल स्कूल्स. ठीक है ना? द गवर्नमेंट शुड ओपन वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन बिग सिटीज एंड बिग वोकेशनल सेंटर्स. बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और बड़े बड़े सेंटर. एक तो जूनियर वोकेशनल स्कूल्स और एक सेकंड सीनियर वोकेशनल स्कूल्स. तो दो प्रकार के खोलने थे इनको. अब आता है वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, जिसका नाम है जाकिर हुसैन कमेटी ऑन बेसिक एजुकेशन. दिस वाज फॉर्मुलेटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन. वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, ऑल्सो नोन एज बेसिक एजुकेशन, है ना, ऑक्यूपाइज अ प्लेस इन द फील्ड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया. ये स्कीम जो थी वो गांधीयन फिलॉसफी पर आधारित थी. फर्स्ट अटेम्प्ट टू डेवलप एन इंडाइजेनस स्कीम ऑफ एजुकेशन, यानी भाषा का स्वदेशीकरण करना था मेजर उद्देश्य जो था इसका. रिकमेंडेशन देखो, फ्री यूनिवर्सल एंड कंपलसरी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल गर्ल्स एंड बॉयज बिटवीन 7 to 14. 7 से लेके 14 तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना इसका मेजर उद्देश्य था भाई. ठीक है, एक तो पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है. 1937 का है ना, इसकी डेट मैं बता देता हूँ. ये है 1937 का. वर्धा जो है वो 1937 का है. और गांधी जी की जो फिलॉसफी थी ना उस पर आधारित था, क्योंकि गांधी जी ने ही इसके अंदर जो है काफ़ी कुछ रोल प्ले किया था इसको गठित करने का, और इसको अंडर गाइडेंस जाकिर हुसैन के था. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा वो मदर टंग होगा चाइल्ड का. स्कीम जो फोकस करेगी वो ओवरऑल डेवलपमेंट पे करेगी चाइल्ड के. कमेटी जो है स्पिनिंग, वीविंग, गार्डन, कार्डबोर्ड एंड वुड वर्क, लेदर वर्क, किटनिंग, इनको बढ़ावा देगी. इट वॉज ऑल्सो अ क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन. एजुकेशन थ्रू आउट 7 years शुड सेंटर अराउंड सम फॉर्म ऑफ मैनुअल एंड प्रोडक्टिव वर्क्स. ठीक है, तो ये वर्धा जो स्कीम है इसका ध्यान रखना. अब आता है सर्जेंट रिपोर्ट, 1944 का है. सर्जेंट रिपोर्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1944 एंड इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू डेवलप अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. इससे पहली बार राष्ट्रीय स्तर की जो शिक्षा नीति एक तरीके की थी वो तैयार की गई, कोशिश थी. इट कवर्ड एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल, है ना. रिपोर्ट पॉइंटेड आउट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इन द एजुकेशन सिस्टम एंड हैड प्रोवाइडेड काउंटर मेजर्स, और इसके सॉल्यूशंस भी इन्होंने प्रोवाइड करवाए. सर्जेंट प्लान फॉर प्री प्राइमरी एजुकेशन, देखो क्या कहते हैं. इट प्रपोज्ड द प्रमोशन ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन इन द फॉर्म ऑफ नर्सरी स्कूल्स, और ये सारी कैसी रहेंगी, फ्री रहेंगी प्री प्राइमरी स्कूल्स जो है, एजुकेशन जो है. सर्जेंट प्लान फॉर प्राइमरी एजुकेशन क्या था देखो. सीनियर बेसिक स्कूल्स वर टू बी टारगेटेड एट द एज ऑफ 11 to 14. दीज स्कूल्स हैड द प्रोविजन ऑफ 1 teacher फॉर एवरी 25, यानी एक टीचर 25 बच्चों पर रहेगा. द एजुकेशन वॉज टू बी गिवन इन द मदर टंग, और पूरी की पूरी एजुकेशन जो होगी वो मातृभाषा में ही दी जाएगी. इसके बाद हाई स्कूल एजुकेशन के लिए ये फ्री नहीं होगी, लेकिन 50% जो है वो स्टूडेंट को देना होगा, बाकी स्कॉलरशिप के रूप में मिल जाएगा. हाई स्कूल्स वर इंटेंडेड टू बी ऑफ 2 types, एकेडमिक और टेक्निकल, 2 तरीके के स्कूल्स खोले जाएंगे. इसके बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात करें तो द डिग्री कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन वाज टू बी मेड फॉर 3 years. अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट एंड वेल ट्रेंड टीचर्स और प्रमोट कॉपरेशन अमंग यूनिवर्सिटीज. इसके बाद तो ये मेजर है ना. यूनिवर्सिटी के लिए हो गया हायर स्कूल, प्राइमरी स्कूल और प्री प्राइमरी. अब नेक्स्ट जो आता है इसमें वो आता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, और इसको कहा जाता है राधा कृष्णन कमीशन. The federal language should be developed through the assimilation of words for various sources and the
रिटेंशन ऑफ वर्ड्स विच हैव ऑलरेडी एंटर्ड इंडियन लैंग्वेज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। देखो जो फेडरल लैंग्वेजेज जो थी ना, वो उसको डेवलप्ड किया जाना चाहिए वेरियस सोर्सेज के माध्यम से, और उनको भी ऐसे शब्दों को रिटेन करना चाहिए जो पहले ही इंडियन लैंग्वेज में ऑलरेडी हैं, और उनके लिए आप डिफरेंट सोर्सेज का जो माध्यम है वो ले सकते हो। इंग्लिश शुड बी रिप्लेस्ड एज अर्ली एज पॉसिबल बाय इंडियन लैंग्वेज। इंग्लिश को इंडियन लैंग्वेज से रिप्लेस किया जाए एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन, यानी इंग्लिश की जगह पे लोकल जो इंडियन लैंग्वेज है ना वो कम्युनिकेशन का माध्यम हो। Pupils at higher secondary and university stage should be made convergent with 3 languages, यानी हायर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी स्टेज पे जो बच्चे हैं ना, उनको करीब करीब 3 लैंग्वेजेस आनी चाहिए, यानी रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए, फेडरल आनी चाहिए और इंग्लिश भी उसको आनी चाहिए। वन स्क्रिप्ट देवनागरी should be employed and for the federal language some of its flaws should be removed। देवनागरी को एम्प्लॉय किया जाना चाहिए और फेडरल लैंग्वेज के लिए जो इसमें जो कमियां हैं ना उनको निकालना चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की बात करते हैं। देखो रिकमेंडेशन देखो इसके 52 से 53। The mother tongue or the regional language should generally be the medium of instruction throughout the secondary school stage। यानी कि मदर टंग जो होगी ना वो ही क्या होगी, सेकेंडरी स्कूल में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी। ड्यूरिंग द मिडिल स्कूल स्टेज एवरी चाइल्ड शुड बी टॉट एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस, यानी कि उसको मिडिल स्कूल स्टेज पर करीब 2 लैंग्वेजेस उसको आनी चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के माध्यम से बात बताई जा रही है। इंग्लिश एंड हिंदी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द जूनियर बेसिक स्टेज सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल दैट नो 2 लैंग्वेजेस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेम ईयर। मतलब अलग अलग लैंग्वेज ईयर में सिखाई जाएंगी, एक में तो पॉसिबल ही नहीं है। एट द हाई एंड हायर सेकेंडरी स्टेज at least 2 languages should be studied, one of them being the mother tongue or regional language। यानी एक तो आपकी इंग्लिश हो जाएगी, एक जो है रीजनल या मदर टंग जो है वो यहाँ बनती है। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन और इसकी रिकमेंडेशन देखते हैं हम। देखो हिंदी वुड बी एडमिटेड एज एन ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज टू द यूपीएससी रिक्रूटमेंट। तो यूपीएससी रिक्रूटमेंट में जो है हिंदी जो है वो क्या होगी, ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज होगी। लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये भी क्या होगी, हिंदी होगी। एंड इट वुड बी द लैंग्वेज ऑफ ऑल हाई कोर्ट्स इन द स्टेट, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हाई कोर्ट है, स्टेट लेवल के हाई कोर्ट है, वहां भी हिंदी ही जो है वो माध्यम बन सकती है। एज अ रिजल्ट देयर वर प्रोटेस्ट इन द स्टेट्स ऑफ असम, तमिलनाडु एंड बंगाल। अब हुआ क्या कि ये वो राज्य है जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है, तो वहां लोगों ने प्रोटेस्ट जो है वो किए इसके लिए। आफ्टर प्रोटेस्ट चेंजेस वर मेड बाई जवाहरलाल नेहरू एंड ही रिकमेंडेड द फॉलोइंग मेजर्स। अब जब प्रोटेस्ट हुए तो जवाहरलाल नेहरू ने कुछ इसके लिए सॉल्यूशन निकाले। अब इसमें वो सॉल्यूशंस को ही हम देखेंगे। देखो जैसे एवरी स्टेट वुड हैव कंप्लीट फ्रीडम टू ट्रांजैक्ट इट्स ओन बिजनेस इन द लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन चॉइस विच कुड बी रीजनल लैंग्वेज या इंग्लिश, यानी कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज या इंग्लिश को आप चूज कर सकते हो। Communication from one state to another would be either in English, would be accompanied by an authentic transaction। या तो इंग्लिश होगी या कोई दूसरी लैंग्वेज हो सकती है। नॉन हिंदी स्टेट्स वुड बी फ्री टू कॉरस्पेंड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंग्लिश, और जहां हिंदी नहीं बोली जाती वो राज्य जो है वो इंग्लिश में जो है उनका कॉरस्पेंडेंस जो है वो हो सकता है। इंग्लिश वुड बी कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एट द सेंट्रल लेवल, और सेंट्रल लेवल पर बिजनेस पर्पज के लिए इंग्लिश को रखा जाएगा। ऑल इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वुड कंटिन्यू टू बी कंडक्टेड इन इंग्लिश, और जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स जो हैं वो सारे के सारे इंग्लिश में ही कंडक्ट किए जाएंगे। 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला जो इसके अंदर है वो क्या है, देखो एक तो रीजनल लैंग्वेज हो गया, एक हिंदी लैंग्वेज हो गया, एक इंग्लिश हो गया, यानी एटलीस्ट 3 लैंग्वेज आनी चाहिए ना कॉलेज लेवल पे, उसी की बात है ये। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वाज ऑफिशियली इंडोर्स्ड एट द नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस इन 1961 में ये रखा गया। Then the Official Languages Act was passed in 1967, which stated that English would be continue as an associate official language for an indefinite period। यानी इंग्लिश को 1967 के ऑफिशियल लैंग्वेज के एक्ट के माध्यम से इनफाइनाइट पीरियड तक इसको निश्चित कर दिया गया कि ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। अब हम बात करेंगे कोठारी कमीशन की, जो एक इंपॉर्टेंट कमीशन जो है वो है। चलो देखते हैं।
क्या क्या बातें हैं। एजुकेशन कमीशन 1964 से 66, इसका नाम है कोठारी कमीशन, ठीक है। और रिकमेंडेशन है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगा 14 साल तक के बच्चों के लिए, और 10+2+3 10वीं 12वीं और आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा। लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट होगा, रीजनल लैंग्वेजेस प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज पर यूज की जा सकती हैं। 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला इसी के द्वारा दिया गया। एवरी गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट दिस फॉर्मूला। Every effort should be made for the development of Hindi as a link language. Establishment of colleges and other institution of higher education in non-Hindi states which use Hindi as the medium of instruction should be encouraged. यानी कि जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं वहां भी हिंदी को एक इंस्ट्रक्शन का मीडियम जो है उसके लिए इनकरेज किया जाएगा। Facilities for teaching Sanskrit at the school and university level. Emphasis on the study of English and other international languages. Equalization of educational opportunities. Regional equitable imbalances in the provision of educational facilities should be provided in rural and other backward areas. Science education or research. Science and mathematics schools be an integral part of general education till the end of the school stage. Emphasis on education for agriculture and industry. ये मेजर है भैया ना। साइंस एजुकेशन रिसर्च की बात हो गई, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हो गई, फैसिलिटीज फॉर टीचिंग संस्कृत हो गई, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस है, 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला है। इसके अलावा नीड टू गिव इंक्रीज सपोर्ट टू रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज, establishment of new universities, part-time education and correspondence. Courses should be developed on a large scale. Dissemination of literary and adult education, education for minorities. ये सारी बातें जो हैं ये आपकी कोठारी कमीशन के माध्यम से होती हैं। अब देखिएगा आप लोग, अब हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, नेशनल पॉलिसी जो ऑन एजुकेशन 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसको लेकर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट सभी के लिए, यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी सब बच्चों को एजुकेट तो किया ही जाए कम से कम 14 साल तक। इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, सभी बच्चों को असेंशियल लेवल ऑफ लर्निंग को अनेबल किया जाए, हायर एजुकेशन जो है उसको प्रोवाइड किया जाए लोगों को ताकि क्रिटिकल सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज को वो समझ पाएं। गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल, प्राइमरी स्कूल्स को इम्प्रूव किया जाए, हायर एजुकेशन पर जोर डाला जाए, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च वर्क इन पर भी काफ़ी फोकस डाला जाए इसके माध्यम से। ऑटोनॉमस कॉलेजेस का डेवलपमेंट हो, डिपार्टमेंट्स का डेवलपमेंट हो और ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स का भी डेवलपमेंट हो। ओपन यूनिवर्सिटीज एंड डिस्टेंस एजुकेशन टू प्रमोट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन एट द हायर स्टेज एज वेल एज मेकिंग हायर एजुकेशन एज फ्लेक्सिबल एज नीडेड बाय द लर्नर, यानी जैसा स्टूडेंट चाहे उस तरीके से उसको डिजाइन किया जाए। डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज, है ना, क्षेत्रीय संस्थान और जो कॉलेजेस हैं वो बनाई जाएं। विमेंस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए महिलाओं को एम्पावर्ड किया जाए, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन को बढ़ावा दिया जाए। शेड्यूल कास्ट एससी के लिए एजुकेशन दी जाए, एसटी के लिए एजुकेशन दी जाए और बैकवर्ड सेक्शन के लिए भी एजुकेशन दी जाए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड सेक्शंस। आंगनवाड़ीज, नॉन फॉर्मल और एडल्ट एजुकेशन सेंटर शुड बी ओपन ऑन प्रायोरिटी बेस इन एरियाज प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेड बाय द शेड्यूल्ड ट्राइब, जहाँ पर एसटी ज़्यादा है वहाँ पर आंगनवाड़ी जैसे क्षेत्र मतलब चीज़ें जो हैं वो खोली जाएं। स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन को लर्निंग में जोड़ा जाए। लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी 3 लैंग्वेजेज जो फॉर्मूला है, एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी एज अ लिंक लैंग्वेज, यानी 3 लैंग्वेज, एक रीजनल, एक हिंदी और एक इंग्लिश, और बाकी जो है हिंदी को लिंक लैंग्वेज के रूप में बढ़ावा दिया जाए। तो ये मेजर थे नेशनल पॉलिसी 1886 के। अब आचार्य राममूर्ति कमीशन 1990 का है। रिकमेंडेशन देखो, डेवलपमेंट ऑफ अ कॉमन स्कूल सिस्टम, अ वाइटल कंपोनेंट फॉर securing equity and social justice in education is the functioning of common school system। अब इसमें कॉमन स्कूल सिस्टम से क्या होगा, सोशल जस्टिस होगा बच्चों के साथ और इक्वलिटी भी जो है उनके बीच में रहेगी।
एजुकेशन में जितनी भी डिस्पैरिटीज हैं, जो कमियां हैं, उनको निकाला जाए और विमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। तो 3 बड़े रिकमेंडेशन है: कॉमन स्कूल सिस्टम, रिमूविंग डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन और प्रमोशन ऑफ विमेन्स एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन को बढ़ावा देना। वैल्यू एजुकेशन शुड इंश्योर दैट एजुकेशन डज नॉट एलिनेट द स्टूडेंट फ्रॉम द फैमिली, कम्युनिटी एंड लाइफ। यानी कि एजुकेशन ऐसा नहीं करे जो उसको अपने समाज परिवार से अलग कर दे, उसको जोड़ने का ही काम करे। इसलिए वैल्यू एजुकेशन जो है उसको दी जाए। राइट टू एजुकेशन, इट शुड बी एग्जामाइंड फॉर इंक्लूजन अमंग द फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो RTE है ना, राइट टू एजुकेशन, वो यही है, मतलब हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार। एवरी चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, हर जो बच्चे के बचपन को है ना, उसको टेक केयर और उसको एक शिक्षा मिले। वर्क एक्सपीरियंस, SUP मतलब होता है सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, शुड बी इंटेग्रली लिंक्ड विद वेरियस सब्जेक्ट। तो ये हो गया आपके पास मेजर पॉइंट। जैसे डेवलपमेंट ऑफ अ कॉमन स्कूल सिस्टम हो गया, रिमूविंग डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ विमेन्स एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, एवरी चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और वर्क एक्सपीरियंस या SUPW। कैंप भी तो लगते थे। अब आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात हम कर लेते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP provides the vision of India's new education system. The new policy replaces the previous national policy on education 1986, और इसने पुरानी जो 1986 की तो उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, चलो। The policy provides an important framework for elementary education to higher education as well as vocational training in both rural and urban India। यानी कि इससे एलिमेंट्री एजुकेशन का फ्रेमवर्क तैयार हुआ और वोकेशनल ट्रेनिंग रूरल और अर्बन एरियाज में दिए जाने का मतलब एक प्लानिंग बनाई गई। रिकमेंडेशन देखिएगा। अब इसमें क्या हुआ कि जो 10+2+3 का फॉर्मूला था ना, उसमें न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर में 5 और 3 8 है ना, और 3 आपका हो गया 11 और 4। तो ये 5+3+3+4 इस तरीके से किया गया इसको। No hard separation between arts and science, between curricular और extra curricular activities, vocational और academic streams। तो इनमें कोई बहुत ज़्यादा difficulties नहीं छोड़ी गई। It provide for the promotion of multilingualism and Indian languages, the medium of instruction until at least grade 5th, but preferably till grade 8 and beyond will be the mother tongue। यानी 8वीं क्लास तक मदर टंग ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा, या कोई भी रीजनल लैंग्वेज जो है, लोकल लैंग्वेज जो है वो रह सकती है। न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर्स, जिसमें किसको रखा गया है ना, परख है, ये परख असेसमेंट ही तो होता है। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। एक ये पूरी फुल फॉर्म याद रख लेना, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। स्पेशल emphasis should be given on socially and economically disadvantaged groups। इसको क्या आ जाएगा, SEDG, सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। तो अब आप ये भी इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे। प्रोविजन ऑफ फंड्स फॉर disadvantaged regions and groups, ट्रांसपेरेंसी इन द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स एंड मेरिट बेस्ड परफॉर्मेंस। टीचर्स की रिक्वायरमेंट में भी ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। अब इसका मेजर उद्देश्य क्या था, लैंग्वेज से संबंधित। दिस पॉलिसी गिव्स इंपॉर्टेंस टू मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, इनको बढ़ावा दिया गया। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एटलीस्ट टिल क्लास 5 शुड बी इन ईदर मदर टंग और द रीजनल लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड। Apart from these languages, Sanskrit and other foreign languages will also be given importance। तो संस्कृत और दूसरी जो लैंग्वेजेस थी उनको भी काफी इंपॉर्टेंस मिलता है। स्कूल एजुकेशन की बात करें, लैंग्वेज की बात तो ये हो गई। 10+2 स्ट्रक्चर विल बी रिप्लेस्ड बाय 5-3+3+4 मॉडल, है ना। दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड एज फॉलो। जो 10+2+3 वाला था ना, उसको इस तरीके से चेंज कर दिया गया। वो तो उतनी रहे ना, है ना, 5 3 8 और 3 11 4 15।
ठीक है ना। यहाँ था 10th हो गया, फिर 12th हो गया, फिर वो आपका ग्रेजुएशन हो गया, अब यहाँ 5th हो गया, फिर 8th हो गया, 11th हो गया, और वो 4 साल जोड़ के इंटर कॉलेज वाला जो है बना दिया गया है। अब इसके बाद फाउंडेशनल स्टेज, दिस इंक्लूड्स प्री स्कूल एजुकेशन फॉर किड्स followed by classes 1 or 2. This will cover children of age 3 to 8 and students should be taught through activity based learning. है ना, बच्चों को खेल खेल में सिखाना जिस तरीके का है वो इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। प्रीपैरेटरी स्टेज, इसके अंदर 3 to 5 क्लासेज आएंगी और इसमें 8 to 11 ईयर्स वाले बच्चे आ जाएंगे। मिडिल स्टेज में इसमें 6 to 8 तक की क्लासेज आ जाएंगी और इसमें 11 to 14 एज वाले बच्चे आ जाएंगे। सेकेंडरी स्टेज जो है वो 9 से 12 तक का है और इसमें 14 to 19 एज वाले बच्चे आएंगे। द 4 years of study are intended to inculcate multidisciplinary study that will provide depth and critical thinking. और ये 4 year वाला जो प्रोग्राम है ना, इससे क्या होगा कि बच्चे की क्रिटिकल और डेप्थ जो थिंकिंग है वो काफ़ी बढ़ेगी। ये मेजर जो था वो आपका हो गया नेशनल पॉलिसी 2020। अब हम बात करते हैं असेसमेंट बॉडी कॉल्ड परख जो है उसके बारे में, जिसका चक्र हमने किया था। ये 4 year मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री है इन एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस, यानी 4 साल का होता है। अ सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 year ऑफ स्टडी, 1 साल जो है उसके बाद इसको सर्टिफिकेट दे दिया जा सकता है। डिप्लोमा जो है वो 2 साल में हो जाएगा। बैचलर की डिग्री जो है वो 3 साल में मिल जाएगी और 4 year मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री जो है वो प्रीफर्ड ऑप्शंस के आधार पर दी जाएगी। यानी अब अगर 1-2 साल कॉलेज छोड़ भी दो तो भी उसका कुछ ना कुछ आपको मिलता है। टीचर एजुकेशन की बात करें, देखो NEP 2020 के अंदर puts forward many policy changes when it comes to teachers and teacher education. To become a teacher, a 4 year bachelor's of education will be the minimum requirement needed by 2030. टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल ऑल्सो बी स्ट्रेंथेंड एंड मेड ट्रांसपेरेंट, इसको और मजबूत किया जाएगा और ट्रांसपेरेंसी इसमें रखी जाएगी। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन विल फ्रेम अ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन बाय 2021 एंड नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स बाय 2022। यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है ना एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन के लिए 2021 तक और नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर 2022 तक। और कुछ चेंजेस किए गए, जैसे न्यूमरस न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बॉडीज और कॉन्सेप्ट हैव बीन गिवन लेजिस्लेटिव परमिशन टू बी फॉर्म्ड। इसके अंदर देखो एक तो है नेशनल एजुकेशनल कमीशन हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। दूसरा मेजर यही है इसमें ना, इसमें ये इंक्लूड था, ये मेजर चेंज किए गए। अब देखो फ्यूचर ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया का इसके रिगार्डिंग जो फ्यूचर है वो कैसा रहेगा। देखो इंग्लिश स्पीक इन इंडिया टेंड्स टू बी मोर ब्रिटिश स्टाइल देन अमेरिकन स्टाइल, यानी हम किसको फॉलो करते हैं, ब्रिटिश को फॉलो करते हैं। इंग्लिश जो है लिंग्वा फ्रैंका है, लिंक लैंग्वेज है वर्ल्ड की और ग्लोबल यानी यूनिवर्सल अप्रोच है इसकी पूरी। देयर आर वेराइटीज ऑफ इंग्लिश बीइंग स्पोकन इन इंडिया एज पर द कल्चर ऑफ पीपल, जैसे जैसे कल्चर बदलता है एक्सेंट और जो इंटोनेशन है वो भी चेंज होता है ना। सलमान रश्दी यूज द एक्सप्रेशन ऑफ चटनीफिकेशन, है ना, चटनीफिकेशन जो है मिक्सचर करना किसी चीजों का। एपिटोमाइजेज हिज यूज ऑफ लैंग्वेज इन द नोवेल मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसके साथ बुकर प्राइज मिला था इनको। चटनी इज एन इंडियन डिप, it is mostly tangy and adds flavor to the main course of any meal. Chutney is a noun form and is understood by such in English. By adding fiction, Rushdie changes an Indian word into an English one to stand for transformation. यानी फिक्शन तो इंग्लिश का है, चटनी हिंदी का है, दोनों को मिला के इन्होंने मतलब एक तरीके का जॉनर जो है वो तैयार कर दिया। इंग्लिश इन स्कूल्स की अगर हम बात करें तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश एंड Hindi and English is mandatory in most states and union territory in India. English continues to serve as the medium of instruction in many schools, but in the most government schools, the medium of instruction is still Hindi, है ना। लेकिन अभी भी बहुत सारे schools के अंदर अभी भी हिंदी है। Few most of state education boards do give English as an option, but it is seldom opted for.
It is being used only for showcase institution and private schools affiliated to the state board. The language scenario in public education institution is largely disappointing and courses widening of the gap between the public and private educated groups. अब हिंदी और इंग्लिश को हम कंपेयर कर लेते हैं. राइट लिंग्वा फ्रैंका फॉर इंडिया. कौन सी है हिंदी और इंग्लिश में से सही लिंग्वा फ्रैंका कौन सी है? द सेंट्रल इशू इन द लिंक लैंग्वेज कंट्रोवर्सी हैज बीन and remain whether Hindi should replace English. Proponent of Hindi as the link language assert that English is a foreign language left over from the British Raj. यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश राज हमारे यहाँ छोड़ के गया, तो ये तो एक फॉरेन लैंग्वेज है. At the time of India's independence 1947, English was the only functional lingua franca in the country. After Indian independence 1947, Hindi was declared the first official language and attempts were made to declare Hindi as the sole national language of India. 1947 के बाद हिंदी को एक लिंग्वा फ्रैंका और ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की कोशिश की गई, बट इंग्लिश स्टिल ऑक्यूपाइज अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन मुंबई इन इंडिया. तो लेकिन इंग्लिश को पूर्णतः नहीं हटाया जा सकता और नहीं हटाया गया. इंग्लिश इज ए वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द करंट सिनेरियो. It is dubbed the common language. The modern eras, it is the language that is most often taught throughout the world as a second language. English इस दुनिया की सबसे बड़ी भाषा है जिसको सेकेंड लैंग्वेज के रूप में मोस्ट ऑफ कंट्रीज में जो है इसको सिखाया जाता है. ब्रज कचरू एंड वेराइटीज ऑफ इंग्लिश. देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. ब्रज कचरू वॉज एन इंडियन लिंग्विस्ट एंड इज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडल ऑफ द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश. वो है ब्रज कचरू का मॉडल ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश. He explains this model with the three concentric circles of English. एक तो inner circle, the outer circle और एक है expanding circle. इन तीन में सिखाते हैं. Within which he discusses the use of English across various countries. Circle of English की बात करें तो better understand the use of English in different countries. Kachru conceived the idea of three concentric circle of the language. इनर सर्किल में क्या करते हैं? इंग्लिश इज स्पोकन एज द प्राइमरी लैंग्वेज. तो इनर सर्किल है जैसे कि यूएसए में, ब्रिटेन में, न्यूजीलैंड में, है ना. इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज फर्स्ट है और नेटिव लैंग्वेज है. तो ये तीन बड़ी कंट्रीज हैं. इंग्लिश स्पीकर्स इन द इनर सर्किल आर एज हाई एज 380 मिलियंस ऑफ whom some 120 मिलियंस आर आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स. आउटर सर्किल जो है, English is not a native language but plays a very important role due to some historical reason etc. इसके अंदर इंडिया, अफ्रीका, पाकिस्तान जैसे देश आते हैं. In India, English is not a native language but it used widely in offices, schools etc. Moreover, it was introduced in India by the colonizers. The total number of English speakers in the outer circle is estimated to range of 150 billions to 300 millions. उसके बाद फाइनली जो आता है वो है द एक्सपेंडिंग सर्किल कंसिस्ट ऑफ दोज कंट्रीज वेयर इंग्लिश प्लेज नो हिस्टोरिकल और गवर्नमेंट रोल बट वेयर इट इज नेवरदलेस वाइडली यूज्ड. फिर भी यूज होती है एज अ फॉरेन लैंग्वेज और लिंग्वा फ्रैंका. इसके अंदर देखो कौन कौन से आते हैं. चाइना आता है, रसिया आता है, जापान आता है, कोरिया आता है, इजिप्ट आता है, इंडोनेशिया आता है और भी बहुत सारे देश आते हैं जहाँ इंग्लिश को यूज किया जाता है. तो कुछ लोग ये कहते हैं ना कि चाइना में चाइनीज ही बोली जाती है. नहीं भाई, इंग्लिश तो हर जगह ही बोली जाती है, लेकिन इसके क्या अलग अलग जो सर्किल्स जो ब्रज कचरू ने डिवाइड किए उनसे इसको आसानी से समझा जा सकता है. द एस्टिमेट्स ऑफ दीज यूजर्स रेंज फ्रॉम 100 मिलियन टू 1 बिलियन. की पॉइंट्स की बात करें इसमें एक और इंग्लिश और समझ लो. पॉर्ट मॉन्ट्यू ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश इज द मैक्रोनिक hybrid use of English and South Asian languages from across the Indian subcontinent involving code switching or trans-languaging between these languages where they are freely interchanged within a sentence or between the sentence. अब इंग्लिश में क्या होता है, कोड स्विचिंग है ना, जो है वो आपका मेन है कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग है ना. इनमें क्या करता है, दो लैंग्वेजेस को जोड़ दिया जाता है, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग. इंग्लिश ही तो हो गई, एक हिंदी का शब्द और एक इंग्लिश का शब्द मेल जोड़कर उसको एक बना दिया गया, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग. ब्लेंडिंग भी होता है, लेकिन ब्लेंडिंग में तो दो इंग्लिश के शब्द ही होते हैं.
ना, इंग्लिश के दो ही शब्द होते हैं उन दोनों को, जैसे मोटर और होटल को जोड़ा तो मोटल बन गया, है ना। ब्रंच, ब्रेकफास्ट और लंच को जोड़ा तो ब्रंच बन गया। लेकिन यहाँ हम जो है स्ट्रिक्टता जोड़ दिया तो वो आपने मिक्स करके लिख दिया, है ना। कैरेट का हलवा, तो ऐसे शब्द बोलेगे तो ये कोड जो आपने मिक्स कर दिया दोनों चीजों को। तो ये जो है ये इंग्लिश के बारे में। तो ये मेजर जो चीजें थी यूनिट नंबर 6 कंप्लीट मैंने करवा दी है। क्वेश्चंस जो बनेंगे इससे बाहर नहीं होने वाले हैं, ये आपके पेपर फर्स्ट में भी बहुत काम आने वाला है। तो चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड, दोनों तरीके के बच्चे, या आप अपने दोनों यूनिट्स में इसको पढ़ना, काफी हेल्पफुल ये जो सेशन है ये होने वाला है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक करना तो वैसे भी आप नहीं भूलोगे, समझदार जो हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।